आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे पहले एक चैप्टर हम ख़त्म कर चुके हैं, दैट वाज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा किस तरीके से डिफरेंट फॉरेन पावर्स लाइक पोर्टुगीज़, ब्रिटिशर्स, डचीज एंड फ्रेंच, उन्होंने किस तरीके से इंडिया में अपना एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट किया, कितनी वॉर्स हुई उनके बीच में और साथ में जो इंडिजीनियस रूलर्स थे उनके साथ में, और उसके बाद किस तरीके से ब्रिटिश फोर्सेस जो थी वो एक फॉर्मिडेबल पावर बन के इंडिया में जो है वो उन्होंने अपने आप को जो है वो एस्टैब्लिश किया और फाइनली पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को अपनी जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बहुत सी चेंजेस जो थी वो इंडिया के जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक फैब्रिक्स में लाई, जिसकी वजह से इंडिया के इंडिया के जो मासेस थे, हर सेक्शन की जो मासेस थे लाइक रूलर्स हो गए, एरिस्टोक्रेसी हो गई, ज़मींदार हो गए, उसके बाद कॉमन पर्सनस हो गए, सोल्जर्स हो गए, तो वो उस चेंजेस के साथ जो है वो कॉप अप नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? उसके दो रीजंस थे। पहला ये था कि ये जो चेंजेस थी ये बिल्कुल एलियन चेंजेस थे। एलियन मतलब ये बिल्कुल ऑल टुगेदर नई चीज़ थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, या सोशल सिस्टम भी जो था वो बिल्कुल इंडियंस के लिए एक नए तरीके से थी, एलियन थी। प्लस उसमें फ्लॉ ये था कि वो जो चेंजेस लाई गई थी वो ब्रिटिशर्स अपने इंटरेस्ट के लिए उन्होंने वो चेंजेस लाई थी। तो वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल या इकोनॉमिक चेंजेस के साथ कहीं ना कहीं इंडियंस कॉप अप कर पाते, लेकिन जो एक्सप्लॉइटेशन था ब्रिटिशर्स का अपने इंटरेस्ट के लिए, वो लोगों को जो था उसमें लोग जो थे वो बहुत ऑफेंडेड हुए, एंड दैट वाज द रीज़न दे स्टार्टेड टू रिटेलिएट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उसी का रिजल्ट जो था दैट वाज रिवोल्ट ऑफ 1857, and this is the background which I have already explained you in the last videos। अब क्या होता है कि इस रिवोल्ट को समझने की बहुत ज़रूरत है कि इसको हम रिवोल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी पे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। अगर जब हम नेचर ऑफ रिवोल्ट करते तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम समझेंगे कि रिवोल्ट जो है वो थी क्या, नेचर क्या थी इस रिवोल्ट की। तो इस रिवोल्ट को बहुत से डिफरेंट नेम्स जो है वो दिए गए, जैसे स्पाई म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी जो है वो ब्रिटिश स्कॉलर्स कहते थे कि ये एक सिपाही म्यूटिनी है। सिविल रिबेलियंस इंडियन स्कॉलर कहते थे ये सिविल रिबेलियन है, और वी.डी. सावरकर जैसे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो लोग इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी उन्होंने जो है वो इसे कहा है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिवोल्ट क्या मतलब है, यहाँ पे रिवोल्ट क्यों कहा गया। जैसे कि इन्होंने बोला कि सिविल रिबेलियन, जैसे इंडियन स्कॉलर्स ने बोला ये सिविल रिबेलियन थी, तो दो वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग आपको पता होने चाहिए, तभी आप रिवोल्ट को समझ पाएंगे। ये जो दो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग तो सिमिलर मीनिंग है, एक जैसा ही मतलब है, लेकिन इनका जो पर्पस है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे रेबिलियन का मतलब होता है कि जब सिविल पॉपुलेशन जो है वो अपनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिटेलिएट कर देती है तो उसको हम रेबिलियन कहते हैं। म्यूटिनी का भी वही मतलब होता है कि रेबेल करना, लेकिन यहाँ पे म्यूटिनी वर्ड जो है वो बेसिकली आर्म्ड फोर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है, कि जब आर्म्ड फोर्सेस अपनी अथॉरिटीज़, अपने ऑफिसर्स के अगेंस्ट जब कोई एक्शन लेते हैं तो उसको हम म्यूटिनी कहते हैं। अब रिवोल्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे इस पूरी जो 1857 में जो भी रिटेलिएशन आई थी उसमें सिविल पॉपुलेशन भी थी और आर्म्ड फोर्सेस भी थी, इसीलिए हम इसको रिवोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिवोल्ट का मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिविल पॉपुलेशन भी थी और साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस भी थी, इसीलिए हमने इसको रिवोल्ट कहा। अब डिफरेंस आ जाता है कि रिवोल्ट और जो फर्दर नेशनल मूवमेंट्स हुई थी जिनको हम रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। क्या ये नेशनलिस्ट मूवमेंट थी? तो आंसर इज़ नो। इस पे मैं फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2014 में, आई थिंक 13 या 14 में केएस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि हु वाज द फर्स्ट नेशनलिस्ट हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो मोस्टली मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स ने मंगल पांडे लिखा था, तो इसीलिए मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये जो रिवोल्ट है ये कोई नेशनल मूवमेंट नहीं थी। नेशनल मूवमेंट या रेवोल्यूशन
जो होती है वो एक लार्ज पर्सपेक्टिव में उसको देखा जाता है, वो एक फ्यूचरिस्टिक उसमें जो है पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उसको लेके एक रेवोल्यूशन होती है जो कि एक बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है। रिवोल्ट जो होती है बेसिकली ये इसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर जो है किसी मैटर के ऊपर जो है वो डील करता है उसके साथ, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो इसीलिए इसको रिवोल्ट कहते हैं। तो डिफरेंस क्या है कि रिवोल्ट ये इसमें मैं आपको फर्दर बता रही हूँ कैसे, क्योंकि इस रिवोल्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ और सिर्फ था रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाना ब्रिटिशर्स को। उसका कोई फ्यूचरिस्टिक मोटिव नहीं था कि हमें आज़ादी चाहिए या हमें सेल्फ रूल चाहिए या हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपल था रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। रेजिस्टेंस क्यों प्रोवाइड करवाना? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो जब उन्होंने अपनी हार्श पॉलिसीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, हार्श पॉलिसीज़ क्या थी कि रूलर्स को डिपोस्ट कर रहे थे, ज़मींदार्स को अपरूट कर रहे थे, डीमोबिलाइज कर रहे थे सोल्जर्स को, तो उसको उन हार्श पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जो था ये रिवोल्ट की गई थी ताकि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा सके। तो उसका कोई फ्यूचरिस्टिक जो पर्सपेक्टिव जो था वो नहीं था। तो यही डिफरेंस है कि उस टाइम पे आंसर जो था, जो मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि किसको फर्स्ट टाइम नेशनल, ऐसा कौन सा नेशनलिस्ट था जिसको फर्स्ट टाइम हैंग किया गया था, दैट वाज खुदीराम जो थे, उनका नाम आना था वहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग मंगल पांडे लिख कर आए थे। तो आई थिंक सो कि आपको समझ आ गया होगा कि रिवोल्ट और नेशनल मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है। उसी तरीके से रिवोल्ट इसको क्यों बोला गया था, क्योंकि एक सिविल रेबिलियन थी और साथ ही साथ ये आर्म्ड म्यूटिनी थी। तो ये दिस वाज द रीजन इट इज कॉल्ड एज रिवोल्ट। अब आ जाता है कि रिवोल्ट के कॉजेज क्या थे। सबसे पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे इसके कॉजेज के साथ में। तो इसके जब भी आप कोई रिवोल्ट या नेशनल मूवमेंट आगे जाके जब हम करेंगे तो उसके दो मतलब उसके जो है वो टाइप होंगे। एक होगा फंडामेंटल कॉज और एक होगा इमीडिएट कॉज। फंडामेंटल कॉज का मतलब क्या है? फंडामेंटल कॉज का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सीक्वेंसेस जो कि परसिस्टेड ओवर टाइम, यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक कुछ ऐसी चेंजेस आ रही है सोसाइटी में या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में या हमारी इकोनॉमी में कि जिससे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और यही रीज़न है कि वो उनके माइंड में वो जो रिटेलिएशन है वो बढ़ती जा रही है और उनको एक क्या चाहिए होता है, ट्रिगर पॉइंट चाहिए होता है। उसको हम बोलते हैं इमीडिएट कॉज। जब कोई एक वो ट्रिगर पॉइंट मिल जाता है, जब वो बर्स्ट आउट होते हैं, उसको बोला जाता है इमीडिएट कॉज। तो आज हम जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल कॉज पे फोकस करेंगे, बिकॉज बहुत बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ चुके हैं, एग्जामिन द पॉलिटिकल कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। और पॉलिटिकल कॉज में भी जो उसके बीच के जो सब कॉजेज हैं वो बहुत बार एग्जाम में आता है, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये उस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पॉलिटिकल कॉज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल कॉज। फंडामेंटल कॉजेज में बहुत से कॉजेज है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस और मिलिट्री। और जो इमीडिएट कॉज है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। तो पॉलिटिकल कॉज हम कैसे पढ़ेंगे? पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या थे? वो ये थे कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो वो एज ए ट्रेडर्स आए थे, लेकिन पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गई थी इंडिया में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। तो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ जो थी वो एस्टैब्लिश हो गई थी। तो ये जो डिसयूनिटी थी या फिर ये जो डिसइंटीग्रेशन था, इन्होंने एक मौका दे दिया ब्रिटिशर्स को कि वो अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को इंडिया में क्या कर सके, पूरा कर सके। तो उन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? जो पहला पॉइंट आएगा पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में वो है पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। तो इन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए जो फर्स्ट फेज था उसमें ब्रिटिशर्स ने सिंपली वॉर्स जो थी वो इन्फ्लिक्ट की लोकल रूलर्स पे भी और उनकी जो फॉरेन पावर्स जो उनके अगेंस्ट थी उन पे भी। तो उसकी वजह से मैंने बहुत सी वॉर्स आपको पढ़ा दिए हैं, वॉर ऑफ प्लासी, बक्सर, मराठा वार, कार्नेटिक वार, तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये वॉर्स जो थी वो इन्होंने इन्फ्लिक्ट की थी, उसका जो मेन रीज़न था दैट वाज पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। लेकिन इन वॉर्स के थ्रू वो डायरेक्ट रूल नहीं करना चाहते थे, वो उन्होंने एक नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को जो था वो फॉलो किया था। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी का मतलब ये था कि वो एरिया तो एक्वायर्ड करना चाहते थे बट उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पे वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे फर्स्ट फेज में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जब पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट उनकी हो जाती है यहाँ पे, तो फिर सेकेंड फेज में उन्होंने अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो थी वो स्टार्ट की। तो जो ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन थी ये स्टार्ट होती है लॉर्ड वेल्सले से। लॉर्ड वेल्सले वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी।
गवर्नर जनरल और वाइस रॉय में क्या डिफरेंस होता है वो जब हम इसके बाद वाला चैप्टर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है इनके, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बस अब आप इतना समझ लीजिए कि गवर्नर जनरल का जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव हेड थे जिनको जो किसके इम्प्लीमेंटेशन करते थे, जो भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कहते थे ये उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी मैं आपको नेक्स्ट जो है वो वीडियो में बताऊंगी। तो लॉर्ड वेल्सले जो थे वो यहाँ पे अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आए जिसको बोला जाता है सब्सिडरी अलायंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन हिस्ट्री, सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक ट्रीटी थी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड प्रिंसली रूलर्स, और वो ट्रीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? उस ट्रीटी के मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन। ये वर्ड आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन। इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि प्रिंसली रूलर्स जो हैं वो अपनी एरिया के, अपनी प्रिंसिपैलिटी के रूलर तो रहेंगे लेकिन अपनी सोवरेनिटी को लॉस्ट कर देंगे, ठीक है? तो उसका मतलब हो गया इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन। अब क्या होता है, इसके प्रोविजंस क्या थे सब्सिडरी अलायंस के? सबसे पहला प्रोविजन ये था कि जो प्रिंसली रूलर्स थे they did not have right of self defense। उनको ये बोला गया कि भाई आप अपने ट्रूप्स के थ्रू अपने सेल्फ डिफेंस नहीं करोगे, हम आपकी क्या करेंगे? सेल्फ डिफेंस करेंगे। कैसे करेंगे? कि आप ब्रिटिशर्स के ट्रूप्स को जो है वो अपनी प्रिंसिपैलिटी में रखोगे और उनको रखने के लिए आप हमें उनकी मेंटेनेंस के लिए सब्सिडी दोगे, उन ट्रूप्स को रखने के लिए आप हमें पैसे दोगे, और वो ट्रूप्स का जो पर्पस होगा वहाँ पे आपकी टेरिटरी पे रहने का वो होगा डिफेंस, कि हम आपको मदद करेंगे कि अगर आपकी नेबरहुड में अगर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लेता है, कोई वॉर करता है तो हम वहाँ मदद करेंगे। या फिर ज़्यादा फोकस था यहाँ पे कि जो अदर एग्जिस्टिंग फॉरेन पावर्स थी जैसे फ्रेंच थे, पोर्टुगीज थे या डचीज थे, तो उनके अगेंस्ट हम आपकी क्या करेंगे? मदद करेंगे। यानी डिफेंस जो था वो पूरा ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रख लिया। फिर आ गया ब्रिटिश रेजिडेंट। ब्रिटिश रेजिडेंट बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव था जो उस प्रिंसिपैलिटी में जो सब्सिडरी अलायंस जो साइन करेंगे उस ट्रीटी को, वहाँ पे रहेगा। इस ब्रिटिश रेजिडेंट का रहने का मतलब क्या था? एक तो ये सर्विलेंस रखेगा कि रूलर्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ ना करें, और दूसरा ये एज ए एजेंट रहेगा जो ब्रिटिशर्स को इनकी खबर जो है वो पहुँचाएगा। तो ये काम था ब्रिटिश रेजिडेंट का। नेक्स्ट आ गया कि जो राजा थे, जो भी रूलर्स थे जो सब्सिडरी अलायंस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो भी किसके कहने पे करेंगे? ब्रिटिशर्स के। कैसे करेंगे? कि अगर उनको किसी को भी एम्प्लॉय करना है, चाहे बाकी फॉरेन पावर्स के किसी को भी एम्प्लॉय करना है तो ब्रिटिशर्स से पूछ के होगा। कुछ अगर ट्रीटी करनी है नेबरहुड में तो वो भी ब्रिटिशर्स से पूछ के, और वॉर भी अगर इन्फ्लिक्ट करनी है तो वो किसके अकॉर्डिंग होगी? ब्रिटिशर्स के। इस तरीके से इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन इन्होंने अपना क्या कर दिया था? वहां पे एस्टैब्लिश कर दिया था। अब क्या होता है कि जो सबसे लास्ट प्रोविजन था इसका वो ये था कि अगर आप इस इनडायरेक्ट सबऑर्डिनेशन के जो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करोगे तो हम डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन कर लेंगे, और उस डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन को कहा जाता है एनेक्सेशन, यानी दैट बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जो फर्स्ट स्टेट थी, फर्स्ट प्रिंसली स्टेट्स जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, दैट वाज हैदराबाद इन 1798, एंड दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन वन ऑफ द एग्जाम। आई डोंट रिमेंबर द ईयर ऑफ दैट एग्जाम, लेकिन ये कहीं पूछ चुके हैं कि फर्स्ट ऐसी कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जिसने सब्सिडरी अलायंस किया था, ठीक है? तो हैदराबाद इज द आंसर, एंड द ईयर वाज 1798। नेक्स्ट जब लॉर्ड डलहौजी आए, वो नए गवर्नर जनरल आए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये जो डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन की पॉलिसी थी उसको जो है वो अडॉप्ट कर लिया। उसको इंट्रोड्यूस जो उसको बोला गया एनेक्सेशन। डायरेक्ट सबऑर्डिनेशन को बोलते हैं एनेक्सेशन। इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लेकिन इसको डिवाइस जो किया था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था। इस एनेक्सेशन जो था ये बेस्ड था ऑन द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उसके दो एलिमेंट थे, एक था नो रियल हायर और एक था मैल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो रियल हायर का क्या मतलब है। इसका यह मतलब था कि कोई भी रूलर अगर उसका अपना नेचुरल सन नहीं है, यानी उसका अपना बेटा नहीं है, तो उस केस में वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन वो जो अडॉप्टेड सन होगा
वो आपको सक्सीड तो करेगा, लेकिन वो ना तो उसको आपका टाइटल दिया जाएगा जो एग्जिस्टिंग टाइटल उसके फादर का होगा, ना तो वो होल्ड कर सकता है, ना तो वो एंटाइटल्ड हो सकता है, पेंशन भी नहीं उसको दी जाएगी जो उसके फादर को दी जा रही थी, और ना ही वो स्टेट को होल्ड कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और एस्टेट है वो सिर्फ उसका मालिक बनेगा, बाकी इनमें से वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसको लेके, ये जो नो रियल हायर को लेके बहुत सी स्टेट्स थी जिनको ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है झांसी। झांसी के जो रानी लक्ष्मी बाई के जो हस्बैंड थे, उनकी डेथ के बाद उनके अडॉप्टेड सन को जो है वो सक्सीड नहीं करने दिया गया था, और कहा गया था अगर सक्सीड करना है तो इस टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से करने पड़ेंगे। इसको लेके ब्रिटिशर्स जो थे वो एक बहुत इलॉजिक सा लॉजिक देते थे। वो क्या लॉजिक होता था, वो कहते थे कि ये तो हिंदू सक्सेशन राइट है, हम उसी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। उस टाइम पे हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अडॉप्टेड सन जो होता, कोई भी राजा जिसका अपना बेटा नहीं है तो वो अडॉप्ट कर सकता था, लेकिन हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो सक्सीड करके पूरे राजा के टाइटल भी अडॉप्ट करेगा, उसकी प्रॉपर्टी भी अडॉप्ट करेगा और उसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभालेगा। इन्होंने वो क्लॉज उसमें से जो था वो निकाल दिया था। तो पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो एलिमेंट है वो है नो रियल हायर, और दूसरा था मैल एडमिनिस्ट्रेशन। मैल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो अपने से ही कुछ ब्रिटिशर्स ने रूल बनाए थे। वो कहा गया था कि अगर इंटरनली कुछ मिस रूल चलता है, यानी कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, तो उस केस में आपकी स्टेट को क्या कर लिया जाएगा, एनेक्स कर लिया जाएगा। तो बहुत सी स्टेट्स थी जिनको एनेक्स किया था लॉर्ड डलहौजी ने, और जो फर्स्ट स्टेट थी दैट वाज सतारा, झांसी, अवध, उदयपुर, जैतपुर, ऐसे नागपुर, ऐसे बहुत सी स्टेट थी जिन्होंने जो इन्होंने एनेक्स की थी। ये फर्स्ट आपको समझ आ गया पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज का पहला पार्ट था पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। सेकंड आ गया टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन के दो एस्पेक्ट्स थे, एक था सब्सिडरी अलायंस और दूसरा था एनेक्सेशन। नेक्स्ट आ गया फॉरेन पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स की जो फॉरेन पॉलिसीज थी वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसीज थी। जैसे ये हर एक वॉर में जाके इंटरफेयर करते थे। मैंने आपको बताया था इनकी कॉलोनीज सिर्फ इंडिया में नहीं थी, इनकी कॉलोनीज जो थी वो वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स में थी। अमेरिका में अलग से लड़ाई चल रही थी, यूरोप में अलग से लड़ाई चल रही थी, मिडल ईस्ट में अलग से लड़ाई चल रही थी, ओटोमैन एम्पायर वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में अलग से लड़ाई चल रही थी, साउथ ईस्ट एशिया में अलग से। तो इसमें क्या हो रहा था, जैसे ये क्रीमियन वॉर और अफगान वॉर का बहुत इफेक्ट पड़ा था 1857 रिवोल्ट में, क्योंकि इनके जो भी ये वहाँ पे जो है इनकी पोजीशन जब वहाँ पे लो होती थी या इनको लगता था हम हारने लगे, तो ये इंडिया में भी उन ट्रीटीज के थ्रू जो है इंडिया में भी क्या करते थे, उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में भी दिखता था। तो यही रीजन था कि इंडियन रूलर्स और इंडियन जो भी मासेस थी वो इनकी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और इस वजह से उन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था। अगर हम बात करें पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जब उन्होंने वॉर्स की तो उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन हुए, प्रिंसली रूलर्स हुए, तो उन्होंने इसलिए रिवोल्ट किया। ये जो सब्सिडरी अलायंस और एनेक्सेशन था, यहाँ पे भी प्रिंसली रूलर्स और एरिस्टोक्रेसी को बहुत इफेक्ट पड़ा था, इस वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया। ये जो वॉर्स थी, वॉर्स की वजह से भी इंडिया में बहुत इफेक्ट पड़ता था, इसलिए जो मासेस थी उन्होंने भी क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। अब आ गया अनजस्ट पॉलिटिकल डिसीजंस। इन्होंने कुछ ऐसे पॉलिटिकल डिसीजंस इंडिया में लिए जो बहुत अनजस्ट डिसीजंस थे। जैसे एरिस्टोक्रेसी जो थी उसको पूरी तरीके से इन्होंने ख़त्म कर दिया था। उनकी जो पावर्स थे, उनकी जो राइट्स थे, उनको पूरी तरीके से इंडिया पे ख़त्म कर दिया। अगर हम एरिस्टोक्रेसी की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे ज़मींदार्स और पॉलीगर्स की बात करूँगी मैं। ज़मींदार्स तो आपको पता ही है कौन होंगे, पॉलीगर्स का मतलब होता है जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, उनको बोला जाता है पॉलीगर। तो उनके बहुत से राइट्स जो थे वो इन्होंने यहाँ पे जो थे वो ख़त्म कर दिए थे। कैसे ख़त्म कर दिए थे कि उनके जो राइट्स थे लैंड पे, वो इन्होंने दे लॉस्ट देयर राइट्स ऑन लैंड, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने बहुत से लैंड रिफॉर्म्स के फॉर्म में बोला गया था कि बहुत से लैंड रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं, और बहुत से लॉ लाए थे जिसमें परमानेंट सेटलमेंट है, रेयतवारी है, और उसके बाद महालवारी। वो मैं आपको इकोनॉमिक कॉजेज में डिटेल में बताऊंगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि बहुत से लैंड सेटलमेंट्स की थी। इन लैंड सेटलमेंट्स की वजह से जमींदार जो थे वो अपनी लैंड पे उनके राइट्स जो थे वो लॉस्ट कर चुके थे। दूसरा क्या था, वो अपने राइट्स को सेल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको बहुत ज़्यादा जो था वो टॉर्चर करते थे इस बात पे कि आप एग्जॉर्बिटेंट लैंड रेवेन्यू डिमांड करते थे कि भाई हमें इतने परसेंट चाहिए, आप चाहे जैसे मर्जी लाओ। तो इसीलिए ज़मींदार क्या करते, अपने राइट्स को बेचारे जो थे वो सेल कर रहे थे। और दूसरा, बहुत ज़्यादा इनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता था।
इनकी डिसरिस्पेक्ट की वजह से क्या होता था कि जो उस टाइम पे जो लोग होते थे उनका एक बहुत रिलेशन होता था ज़मींदार के साथ, एक माई बाप वाला कंसेप्ट होता था। आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ में तो बहुत बार देखा होगा, वो जो लाले होते थे और फिर वो एक बूढ़ी माई होती थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, फिर वो लाला जो होता था वही उनके घर को पालता था एंड ऑल दैट स्टफ। तो वैसे ही होता था ज़मींदार वालों का वहाँ पे कंसेप्ट। तो लोगों की एक बहुत लॉयल्टी होती थी ज़मींदार के साथ। तो जब ब्रिटिशर्स ने ज़मींदार के साथ ऐसा करना शुरू किया तो लोग भी जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या होने लगे, कॉमन मासेस जो थी वो भी बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने लगी। इसके बाद आगे लेसनिंग द पावर ऑफ एम्परर। एम्परर जो होता था उसकी एक बहुत शान होती थी, उसको बहुत पॉम्प एंड शो होता था, उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी। और इंडियन जो मोनार्कियल सिस्टम के अंडर एम्परर की एक बहुत रिस्पेक्ट होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने जब वो आस्ता आस्ता अपना पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करने लगे तो उनका नेक्स्ट टारगेट जो था वो था एम्परर। तो और उसकी डिसरिस्पेक्ट इन्होंने किस वे में की, जैसे उनके बहुत से राइट्स को इन्होंने हैम्पर्ड कर दिया। उसके बाद ये जो थे लॉर्ड डलहौजी जो थे, उन्होंने यहाँ तक ऑर्डर कर दिया था कि मुगल्स जो हैं वो रेड फोर्ट अपने पैलेस में भी जो है वो नहीं रह सकते, उनको वो पैलेस जो है वो इवैक्यूएट करना पड़ेगा। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग जब आए थे तो उन्होंने जो रीगल टाइटल था, यानी लास्ट जो रूलर थे मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकंड, उनकी सक्सेसर्स को ये बोला था कि उनको रीगल टाइटल भी जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी इस टाइम पे ज़्यादा ऑफेंड हुई थी, क्योंकि एम्परर के साथ इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था। तो यही रीज़न था कि चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदूज हो या मुस्लिम्स हो, सारे ऑफेंड हो गए थे। क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि सब्सिडरी अलायंस के एनेक्सेशन के टाइम पे ये जो हिंदू लॉ को इन्होंने जो था वो चेंज करने की कोशिश की थी अपने टर्म्स एंड कंडीशन से, तो यहाँ पे हिंदूज बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुए थे। तो ये कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे जिसकी वजह से जो मासेस थी, चाहे वो एरिस्टोक्रेसीज होंगी या फिर वो कॉमन मासेस थे, वो बहुत ज़्यादा जो थे वो इनकी इन पॉलिसीज से, बहुत हार्श पॉलिसीज से बहुत तंग आ गए थे एंड दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने रिवोल्ट किया था। अब जो क्योंकि पॉलिटिकल रीज़न जो था वो एक बहुत बार क्वेश्चन मैंने आपको बोला वो आ चुका है, तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर। आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको कभी भी पॉलिटिकल रीज़न आता है तो यू शुड स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन इज रिवोल्ट क्या होती है, कब हुई थी ये रिवोल्ट, इस रिवोल्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, और फिर आप इस तरीके से एक चार्ट बना के फंडामेंटल कॉज और इमीडिएट कॉज बता सकते हो, और फिर फंडामेंटल कॉज को आप आराम से जो है वो इस तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू आप लिख इसको आराम से इस क्वेश्चन को जो है वो वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इमीडिएट कॉज जो है, जब हमारे सारे कॉजेज खत्म हो जाएंगे तो फिर मैं आपको इमीडिएट कॉज जो है वो उसी के साथ करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।